हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। हम विश्व की मुख्य जनजातियां पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति जो है वो भारत की मुख्य जनजाति है, जो विश्व की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाली जनजातियों में से है। गोंड जो शब्द है, यानी गोंड जनजाति का मुख्य जो नाम है गोंड, इस शब्द की उत्पत्ति है वो खोंडा से हुई है। ध्यान रखिएगा, खोंडा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी, यानी ऐसे लोग जो पहाड़ी प्रदेश में रहते हैं गोंड माने जाते हैं। तो गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो इससे हुई है। यह विश्व की प्रमुख जनजातियों में से है, लेकिन भारत की तो मुख्य जनजाति है ही, जो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से रहती है। यदि पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से भाग में जो गोंड जनजाति है उसका निवास है, तो आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत में इसका निवास स्थान है वो मौजूद है। गोंड है वो अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो दूसरा नाम है वो कोयटूर है एवं कोल, इन नाम से भी इसे जानी जाती है। ये दोनों ही इसके अन्य नाम हैं, यानी गोंड जनजाति को कोयटूर और कोल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक गोंड साम्राज्य है उसके 4 गढ़ थे, यानी 4 अलग अलग भाग थे भारत के, जहां पर गोंड जनजाति है वो निवास करती थी। जिसमें से पहला जो आता है वो आता है मांडला। ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे आता है मांडला, नंबर 2 पे आता है देवगढ़, दूसरा आता है देवगढ़, 3 नंबर पे आता है चांदा और 4 नंबर पे आता है खेड़ला। यानी ये प्रायद्वीपीय भारत के 4 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर गोंड जनजाति का साम्राज्य था। लेकिन जैसे ही मराठों का उदय हुआ, इनकी शक्ति है वो क्षीण हो गई। तो ये इनके साम्राज्य के 4 गढ़ थे। मराठा उदय से शक्ति क्या हो गई, इनकी क्षीण हो गई। अब वर्तमान में जो है, वर्तमान में है ये ऐसे पहाड़ी प्रदेश में रहते हैं जो कि काफी दुर्गम है, क्योंकि उन्होंने इस मराठा शक्ति से बचने के लिए ऐसे ही स्थानों का उपयोग किया, जिसकी वजह से ये काफी दुर्गम स्थानों पर चले गए हैं। शॉर्ट में एक बार फिर बता रहा हूं, गोंड है वो भारत की मुख्य जनजाति है जो कि प्रायद्वीपीय भारत में रहती है। खोंडा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। कोयटूर एवं कोल, गोंड है वो अपने आप को कोयटूर एवं कोल के नाम से भी जो है पुकारते हैं। 16वीं से 18वीं सदी तक इनका साम्राज्य है वो 4 प्रदेशों में रहा था, मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला। ये प्रायद्वीपीय भारत के ही स्थान है। लेकिन मराठा शक्ति के उदय के कारण इनका जो रहन सहन है, इनका जो क्षेत्र है वो वहां से अलग हट गया और ये लोग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आ गए। वर्तमान में भी ये प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे सतपुड़ा वगैरह है। लेकिन ये कहाँ रहते हैं, मैं आपको इसका एक मैप के द्वारा समझाता हूँ, यानी भारत के किस स्थान पर रहते हैं। देखिएगा, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्रा का कुछ भाग है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र का कुछ भाग है और आसाम के साइड का कुछ भाग है। वहां पर ये लोग हैं वो रहते हैं। जैसे दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, मानचित्र में इनका स्थान दर्शाना हो तो हम मानचित्र में इसको मध्य प्रदेश को लेंगे, छत्तीसगढ़ को लेंगे, झारखंड को लेंगे, नीचे चलेंगे, आंध्र प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है जो वर्तमान में तेलंगाना कहलाता है, इधर अपन महाराष्ट्र को लेंगे और आगे उड़ीसा और थोड़ा सा अपन असम को लेंगे, यानी इन क्षेत्रों को अपन लेते हुए चलेंगे। इसमें है वो रहते हैं ये गोंड जनजाति। फिर से बता रहा हूं आपको, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग जिसे वर्तमान में तेलंगाना नाम से जाना जाता है, इधर ओडिशा
छत्तीसगढ़, झारखंड और असम। यानी 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 राज्यों के नाम है वो आपको ध्यान में रखने हैं जहां पर वर्तमान में गोंड जनजाति है वो निवास करती है। इसमें मुख्य रूप से ये 3 राज्य आते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा है मुख्य रूप से आते हैं क्योंकि सतपुड़ा, मैकाल और सोन देवगढ़ की पहाड़ियां जो है, ध्यान में रखिएगा, इधर बता रहा हूं आपको, सतपुड़ा है ये मध्य प्रदेश में ही है, मैकाल पर्वत है ये भी मध्य प्रदेश में ही है, और तीसरी जो पहाड़ी आती है सोन देवगढ़, यह भी मध्य प्रदेश और यूपी की सीमाएं में ही है, जिसका अधिकतर भाग है वो मध्य प्रदेश में ही है। फिर आता है बस्तर, ये छत्तीसगढ़ में है, वह गढ़जत की पहाड़ियां। तो फ्रेंड्स ये सारी जगह ऐसी है जहां पर ये लोग हैं वो रहते हैं। यहां से नर्मदा, ताप्ती, सोन, भाई सतपुड़ा मैकाल पर्वत है तो नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, महाराष्ट्र से गोदावरी, इन नदियों का उद्गम है वो होता है, तो इन नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में ही रहते हैं। फिर से आपको बता रहा हूं कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा, तापी, सोन, महानदी, गोदावरी, इन क्षेत्रों से उदय होता है। नर्मदा का उदय होता है एमपी से, तापी का उदय भी एमपी से होता है, सोन का होता है एमपी से ही होता है, यूपी की तरफ ये है वो चली जाती है। महानदी का उद्गम है वो छत्तीसगढ़ से होता है लेकिन ओडिशा में चली जाती है, और गोदावरी का उद्गम है वो होता है महाराष्ट्र के नासिक से। तो ये सारी नदियां हैं वो यहाँ पर बहती है जहां पर ये लोग रहते हैं। तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास रहता है, टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, जबकि 120 से 160 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। दोबारा बता रहा हूं, गोंड साम्राज्य का यानी गोंड लोगों का निवास क्षेत्र। गोंड लोग जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर कई नदियां बहती है, जैसे नर्मदा, तापी, सोन, महानदी और गोदावरी। इतना ही नहीं, इस प्रदेश के अंतर्गत वर्षा है वो 120 से 160 सेंटीमीटर होती है, यानी अच्छी वर्षा होती है, जबकि टेम्परेचर है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। तो ज्यादा टेम्परेचर और अच्छी वर्षा के कारण यहाँ पर वन है वो सघन है, यानी इस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं वो सघन वन है। यह भारत के जिन राज्यों में निवास करती है उसमें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम, यह मुख्य रूप से आते हैं। इनके जो क्षेत्र हैं पहाड़ी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सतपुड़ा मैकाल की पहाड़ियां हैं, सोन देवगढ़ की पहाड़ियां हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ बस्तर और इधर ही गढ़जात की पहाड़ियां हैं जहां पर ये लोग निवास करते हैं। तो ये इनका निवास क्षेत्र है। अब देख लीजिएगा, मानचित्र में भी ध्यान रखिएगा, ये स्थान है वो आपको दर्शाना है। कभी पूछ लिया जाता है कि गोंड व्यक्तियों के निवास स्थान को मानचित्र में दर्शाइए, तो आपको ये दर्शाना है। अब आते हैं गोंड लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप। तो फ्रेंड्स वही जो हमने पहले वाली 3 अन्य जनजातियों के बारे में पढ़ा था, आखेट पढ़ा था, इनकी कृषि करते हैं तो कृषि, इनके भोजन के बारे में, वस्त्र के बारे में पढ़ा था, औजारों के बारे में पढ़ा था, खान पान के बारे में पढ़ा था, यही हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट। आखेट है वो जनजातियों का मुख्य क्रियाकलाप भी होता है। साथ में अपन कृषि भी ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग आखेट को छोड़कर वर्तमान में कृषि की ओर ज्यादा अग्रसर हुए हैं, इसलिए कृषि महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, ये लोग शिकार करते हैं, पहले बहुत ज्यादा मात्रा में करते थे, लेकिन अब राजकीय प्रतिबंध होने के कारण इतनी ज्यादा मात्रा में शिकार नहीं करते, लेकिन इनके द्वारा शिकार वर्तमान में भी किया जाता है।
अधिकतर लोग हैं वो शिकार यानी आखेट को छोड़ चुके हैं और कृषक बन गए हैं, यानी ये कृषि करते हैं। शिकार है वह समय के साथ घट गया यानी कम हो गया, जबकि कृषि है वो समय के साथ बढ़ी है। इनका जो कृषि का रूप है वो है दीपा कृषि, जो कि झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है। इधर छत्तीसगढ़ की तरफ है वो झूमिंग कृषि को दीपा कृषि कहते हैं, जो गोंड समुदाय द्वारा की जाती है। इसमें खेती की जाती है, उसके बाद जब अनुपजाऊ हो जाती है तो 2-3 साल के लिए खेती को पड़त छोड़ दी जाती है, यानी वहां पर कृषि कार्य नहीं किया जाता। अन्यत्र स्थान पर पेड़ों को जलाकर काट कर उस पर कार्य किया जाता है, और जब 2-3 साल बाद वह पुनः उपजाऊ हो जाती है वापस उस पे आ जाते हैं, और फिर वह अनुपजाऊ जो हो जाती है तो छोड़कर उसको चले जाते हैं। यानी उपजाऊ होती है तब तक कृषि करते हैं, अनुपजाऊ हो जाने के बाद छोड़कर चले जाते हैं, और 2-3 साल बाद पुनः लौटकर आ जाते हैं। ये बुआई जो करते हैं यानी खेती के लिए जो बुआई करते हैं उसमें या तो बीजों को छिटका जाता है या कुरेद कर बीजों को डाला जाता है एक एक करके, और जब कृषि कर ली जाती है यानी अनाज बो दिया जाता है, तब कृषि कार्य अच्छा हो इसलिए वहां पर देवी माता व जंगल के जो देवता है उनके लिए पशु बलि दी जाती है। पशु बलि का मतलब वहां पर अनाज अच्छा हो इसलिए वो अपनी ओर से देवी देवताओं को खुश करते हैं। साथ में ये जो पशु बलि दी जाती है इसको भोजन के रूप में भी काम में लेते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि देवी देवताओं को खुश करें। जैसे जैसे यहाँ पर अनाज उगता है वैसे वैसे ये लोग उसका समय समय पर ध्यान रखकर कई तरीके से वो अनाज है उगाते जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये लोग कृषि करते हैं पहाड़ी ढालों पर, तो सीढ़ीदार खेती भी करते हैं, यानी इनकी खेती है वो सीढ़ीदार भी होती है ताकि मिट्टी का कटाव ना हो, क्योंकि ये पहाड़ी भागों में रहते हैं, तो सीढ़ीदार खेती। इसके अलावा पशुपालन भी किया जाता है खेती के साथ साथ में ये आखेट में मछली भी पकड़ते हैं। एक तो होता है केवट, ध्यान रखना फ्रेंड्स, केवट है, एक होता है धीवर, और एक आता है कुरुख। तो कुरुख, धीवर एवं केवट वर्ग के लोग हैं जो मछली कर्म यानी मछलियां को भी पकड़ते हैं। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि पहले ये लोग आखेट करते थे लेकिन राजकीय निषेध के बाद कम कर दिया। कृषि करते हैं, दीपा कृषि करते हैं, कृषि कार्य के बाद देवी माता या जंगली देवताओं को बलि देते हैं, सीढ़ीदार कृषि करते हैं, पशुपालन और मछलियां भी पकड़ते हैं। कौन से वर्ग मछली पकड़ते हैं? केवट, धीवर, कुरुख। यह आ गया इनका आखेट और कृषि। नेक्स्ट आता है दूसरा, भोजन। तो यहाँ पर जो भोजन किया जाता है वो स्थानीय अनाजों का किया जाता है, जिसमें कोदू और कुटकी मुख्य रूप से है। जैसे कोदू व कुटकी, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यदि प्रश्न ये आता है कि गोंड जनजाति के कोई स्थानीय अनाज बताइए, तो कोदू और कुटकी उनके मुख्य अनाज है। इसके अलावा ये घरों में सब्जियां उगाते हैं। क्या करते हैं? घरों में सब्जियां उगाते हैं। इन सब्जियों के अतिरिक्त ये क्या करते हैं, जो त्योहार आता है या उत्सव होता है उस समय ये भी भील समुदाय की तरह चावल खाते हैं। भील समुदाय हमने पढ़ा था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये उसकी तरह चावल खाते हैं। इसके अलावा ये मांस भी खाते हैं, लेकिन मांस कौन से खाते हैं? जो या तो शिकार किया हुआ या फिर जो बलि का होता है, यानी शिकार या फिर बलि। इसके अलावा ये धूम्रपान भी करते हैं और शराब भी पीते हैं। शराब वही जो भील वाली हमने पढ़ा था, महुआ, तो महुआ से बनी शराब भी पीते हैं और ये धूम्रपान भी करते हैं, यानी दोनों ही ये लोग करते हैं। तो ये अपने को इनको भोजन में ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट भोजन के बाद आता है वस्त्र और आभूषण। वस्त्र आभूषण में इसमें जो वस्त्र है उसमें जो पुरुष है वह धोती पहनते हैं। पुरुष है वह धोती पहनते हैं और महिलाएं हैं वो साड़ी और ब्लाउज पहनती है। यानी पुरुष धोती, महिलाएं हैं वह साड़ी और ब्लाउज पहनती है। फ्रेंड्स, गोंड जनजाति के लोग हैं वो अपने शरीर पर गोदना गुदवाते हैं। तो गोदना है वो ये गुदवाते हैं, प्लस या तो एल्यूमिनियम या चांदी के हार भी पहनते हैं। एल्यूमिनियम और चांदी के हार और कोड़ियों के बने आभूषण भी पहनते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिए, एल्यूमिनियम व चांदी के आभूषण तथा कोड़ियों से बने आभूषण भी ये लोग हैं वो पहनते हैं। यानी महिलाएं हैं वो कोड़ियों से बने हुए आभूषण हैं वो भी पहनते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट में अपन इसके बाद पढ़ते हैं निवास गृह। वस्त्र आभूषण में अपने को ध्यान में रखना है कि क्या क्या इनके द्वारा किया जाता है। नंबर 4 पे आता है इनके निवास गृह। इनके निवास गृह वो नंगले या पल्ली यानी छोटी बस्ती के रूप में होते हैं, जिन्हें नंगले या पल्ली कहते हैं। ध्यान में रखिए, नंगले एवं पल्ली है वो छोटे बस्ती को कहते हैं। अपन पढ़ेंगे आगे कि नंगले व पल्ली क्या होते हैं। तो छोटी बस्ती को कहते हैं। ये जब घर बनाते हैं तो इसका मुहूर्त देखते हैं, यानी शुभ मुहूर्त, और शुभ मुहूर्त में अपना घर बनाते हैं और घर बनाते समय एक समारोह का आयोजन करते हैं। बस ये घर जो होते हैं उनके झोपड़ी नुमा होते हैं और ये समुदाय है वो साथ में ही झोपड़ी नुमा घर होते हैं और एक समुदाय है वो साथ में ही अपने घरों का समूह बनाता है। मुहूर्त यानी सगुन के द्वारा जो है ये लोग हैं वो कृषि कार्य के अंतर्गत भी सगुन देखते हैं और निवास गृह बनाते समय भी इनके द्वारा सगुन है वो देखा जाता है। तो ये भी कार्य करते हैं। यदि बात करें अपन इनके औजार और बर्तन की, औजार एवं बर्तन, तो फ्रेंड्स इनके औजार एवं बर्तन हैं वे दोनों ही जो है मुख्यतः कृषि से संबंधित होते हैं, जिसमें खुरपी है, कुल्हाड़ी है, जो क्या बोल दरांतिया है, ऐसे उपकरण है वो बनाते हैं। इसके अलावा कुर्सी टेबल और दरी वगैरह है वो बनाते हैं जो कि अपने यहाँ पर काम में लेते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, जब ये निवास गृह बनाते हैं तो सगुन का जो आयोजन किया जाता है मुहूर्त का, जब समारोह होता है उस समय मुर्गे या बतख की बलि दी जाती है। जबकि औजार में हमने पढ़ा, ये जो औजार में काम में लेते हैं जैसे खुरपी है, कुल्हाड़ी है, दराती है, फावड़ा है, फालियां है, ये लेते हैं। घरों में बिछाने के लिए दरियां होती है। ये लोग कुर्सी बनाते हैं जो है लकड़ियों की। ये सामान्य औजार है वो इनके पास होते हैं जो कि सामान्य रूप से खुद ही बना लेते हैं। तो ये हमें इनके जो है आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है इनका समाज और संस्कृति। अब आता है गोंड समुदाय के समाज एवं संस्कृति। इनका जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी पिता की संपत्ति पर पुत्रों का अधिकार होता है। जब इनके समाज में पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति जो है इनके पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। मृत्यु के उपरांत ये लोग दाह संस्कार भी करते हैं और दफनाते भी हैं, दोनों कार्य है वो करते हैं। तो पितृसत्तात्मक परिवार है वो इनका होता है।
इनके परिवार का जो मुखिया होता है, यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह परिवार का मुखिया होता है। जो सबसे बड़ा होता है वही परिवार का मुखिया है, वो होता है। यहाँ पर समय समय पर कई प्रकार के समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें विवाह सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह विवाह कई प्रकार का होता है, जिसमें सेवा विवाह है। इसके अलावा सेवा विवाह के अलावा यहाँ पर विनिमय विवाह है, हरण विवाह है, और विधवा विवाह है। ये प्रचलित है। सेवा विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें विवाह से पहले लड़का जो है वो लड़की के घर पे जाकर सेवा कार्य करता है, जिससे लड़की का पिता खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। विनिमय यानी व्यापार के माध्यम से है वो विवाह होता है, जिसमें मूल्य दिया जाता है। हरण विवाह है, हरकर यानी कि उठाकर या किसी प्रकार। विधवा ऐसी स्त्री जो विवाह के उपरांत उसका पति मर चुका होता है, उससे विवाह है जो करते हैं। यानी ये कई प्रकार के विवाह है वो करते हैं। विवाह है जैसा कार्य पवित्र स्थान पर करते हैं, चाहे वो जल स्रोत हो या फिर आम का वृक्ष हो, यहाँ पर करते हैं। और विवाह के समय राम धुनी का आयोजन करते हैं, यानी किसी प्रकार का अनिष्ट ना हो। इनका जो गांव होता है उस गांव का मुखिया कहलाता है पटेल। ध्यान में रखिएगा, कई बार छोटा प्रश्न आता है कि जो गोंड समुदाय है उसमें गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो पटेल या मुखादम, ये गांव का मुखिया होता है। जो गांव की चौकीदारी करता है, जो गांव की चौकीदारी करता है उसे कोतवाल कहते हैं। कोतवाल यानी चौकीदार। इसके अलावा पुरोहित या जो पुजारी होता है उसे कहते हैं देबारी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पटेल या जो मुखादम होता है वह गांव का मुखिया होता है, जबकि चौकीदार होता है उसे कहते हैं कोतवाल, देबारी कहते हैं पुरोहित या फिर पुजारी को। ये अपने को ध्यान में रखना है। इनकी भाषा है वो द्रविड़ियन परिवार से संबंधित है, यानी ये लोग जो भाषा बोलते हैं वो द्रविड़ियन से संबंधित है, जिनका संबंध तमिल या कन्नड़ से भी है। यदि अपन देखें तो इनकी साक्षरता बहुत कम है, जबकि महिला साक्षरता तो अति कम, यानी इनकी साक्षरता है वो काफी कम होती है, जबकि महिला साक्षरता है वो नगण्य के बराबर है। तो ये इनके समाज की विशेषता है। इसके अलावा अपने को ध्यान में रखना है, यहाँ पर कई तरह के नृत्य और गायन का आयोजन भी होता है, यानी इस समुदाय में नृत्य एवं गायन का आयोजन होता है। विशेषकर पूर्णिमा, जब चांदनी रात होती है उस समय, यानी पूर्णिमा जो चांदनी रात होती है उसमें ये लोग महिला और पुरुष नृत्य करते हैं। और जो समाज का वृद्ध होता है वह अपने समाज के प्राचीन जो ऐसे लोग जो काफी उत्साहवर्धक रहे हैं, जिन्होंने जनजाति के लिए विशेष कार्य किया हो, उनकी कथा सुनाते हैं। इसके अलावा ये लोग पहले प्राचीन काल में क्या किया करते थे, मुर्गों को लड़ाते थे, यानी मनोरंजन है वो मुर्गों को लड़ाकर किया करते थे। इन्होंने कई देवी देवताओं की पूजा की है। इन्होंने ऐसा माना है कि यहाँ पर प्रधान की, यानी कि जब गोंड लोगों के भगवान ने जन्म लिया तो उससे भगवान शंकर है वो रुष्ट हो गए। पार्वती ने उनको बचाया, लेकिन क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें पर्वतीय भाग में जो है वो बंद कर दिया। इसलिए उनके समाज में दो मुख्य व्यक्ति आते हैं, नाम याद रखिएगा, कपाड़लिंगम पाहेनड़ी
कपार लिंगम एवं देवी जंगूबाई, इन दोनों की मदद से उन्हें पहाड़ी भाग से निकाला गया। तब से ये 4 हिस्से में बंट गए, जिसकी हमने चर्चा भी की थी, और इन्हीं भागों में कार्य किया। तो ये कई देवताओं की पूजा भी करते हैं, जिसमें बड़ा देव है श्री शंभु महादेव है, शीतला माता है और छोटी माता। बड़ा देव, श्री शंभु महादेव, शीतला माता, छोटी माता, ये इनके पूज्य देव देवता हैं। गौड़ समुदाय है वो अधिकतर हिंदू संस्कृति को मानते हैं, यानी हिंदू धर्म को मानते हैं। ये लोग हैं वो इन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके साथ साथ अनेक जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है कि ये लोग जादू टोना में विश्वास, ये लोग पहले बलि पर ज्यादा विश्वास रखते थे, यानी बलि प्रथा है वो काफी प्रचलित थी पशुओं की। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, यानी अंग्रेज है वो, इन्होंने इस जादू टोना की प्रथा के अंतर्गत 19वीं सदी में बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण बलि क्या हो गई, बंद हो गई। ये हमें इनके समाज और संस्कृति के बारे में ध्यान में रखना है। अब लास्ट आता है आधुनिक समाज से संबंध। आधुनिक समाज से संबंध फ्रेंड्स, हर एक में यही ध्यान में रखना है कि आधुनिक समाज से इनका संबंध है वो बढ़ता जा रहा है, यानी धीरे धीरे ये आधुनिक समाज के संपर्क में आए हैं, जिससे इन्हें चिकित्सा, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की सुविधा प्राप्त हुई है। ये लोग आखेट और कृषि से निकलकर श्रमिक रूप में आए हैं, अनेक रूपों में इनको रोजगार भी प्राप्त हुआ है, लेकिन इनकी परंपराएं हैं वो धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। ये हमें गौड़ समुदाय के बारे में ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने 4 जनजातियां हैं वो पढ़ी है, एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। ये आपको कैसा लगा, इसके संदर्भ में हमें कमेंट करके बताइए, और यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ में अगले टॉपिक में हम तीसरा जो चैप्टर है विश्व की जनसंख्या के बारे में अपन है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।